आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और रशीद मसूद को सजा सुनाए जाने के बाद दोनों ही लोगों की संसद की सदस्यता रद्द हो गई है। ज्यादातर लोग इसे भारतीय राजनीति के लिए एक बेहतर शुरुआत बताते हैं, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं हैं और इसे विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप भी मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह हस्तक्षेप भी है तो आखिर किसने न्यायपालिका को यह कदम उठाने को मजबूर किया और आखिर क्यों सालों से आ रही रिपोर्ट्स और सलाह को हमारे माननीय कचहरी को कचरे की टोकरी में डालते रहे। रशीद मसूद 4 साल की सजा, संसद की सदस्यता रद्द। लालू यादव 5 साल की सजा, संसद की सदस्यता रद्द। अगला नंबर किसका? जी हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सांसद रशीद मसूद और लालू यादव पर गाज गिरी है और इसके बाद अब देश की जनता शायद जानना चाहती है कि आखिर दागी नेताओं में अब अगला नंबर किसका है। हमारे देश में 30% सांसद और विधायक दागी हैं। देश के कुल 4,807 सांसदों और विधायकों में से 1,460 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें से 688 सांसदों और विधायकों पर तो हत्या और अपहरण जैसे गंभीर मामले हैं। अगर सिर्फ संसद की ही बात की जाए तो वहां पर लोकसभा के 543 में से 162 सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 76 पर गंभीर किस्म के आरोप हैं। इसी तरह से राज्यसभा में 232 सदस्यों में से 40 के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। देश के अलग अलग राज्यों के 4032 विधायकों में से 1258 पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। दागियों के खिलाफ चुनाव आयोग लंबे समय से मुहिम चलाता रहा है, लेकिन हर बार उसकी सिफारिशें दरकिनार कर दी गईं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है, जिसके बाद लगता है कि राजनीति के अपराधीकरण का ऑपरेशन क्लीन अब रंग लाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है, तो जो सरकार नहीं कर पाई, जहां स्टैंडिंग कमेटी हमारी सुझाव नहीं मानती थी, वहां एक ऑर्डर में, एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी पॉलिटिकल लैंडस्केप है देश की, वो बदल दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनप्रतिनिधियों को राहत देने की भरसक कोशिश की गई। संसद में बिल पेश किया गया, बात नहीं बनी तो ऑर्डिनेंस लाया गया, लेकिन आखिरकार जन आक्रोश के आगे सियासी दलों को झुकना ही पड़ा। लेकिन अब भी कुछ राजनीतिक दल ऑर्डिनेंस वापस लिए जाने से खुश हैं तो कुछ नाराज। गुड गवर्नेंस, फ्री फ्रॉम करप्शन and a good governance with transparency, and the fight against criminalization has become imperative to make India a good nation. And in this context, the government which tried to bring an ordinance was not in the sync with the mood of the people. मेरा सवाल लोगों से ये है कि जो व्यक्ति सजा होते ही डिस्क्वालीफाई हो जाए और मान लीजिए किसी लोकसभा या विधानसभा में 1 या 2 के बहुमत से ही कोई सरकार चल रही हो, सरकार गिर जाए और उसके बाद हायर कोर्ट से वो उसका बरी हो जाए, तो वो तो उसकी सदस्यता तो बहाल हो जाएगी, लेकिन उसकी वजह से या उसके न होने से अगर कोई सरकार गिर जाती है तो उसका क्या उपाय होगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और उसका असर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन अब भी इस फैसले से जुड़े कुछ सवाल हैं जिन पर विस्तृत दिशा निर्देश आने बाकी हैं। अगर डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाता है और वो पीरियड एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से, तो अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन और एक बार अगर री इलेक्शन हो जाता है तो दोबारा से वो उसमें आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये एक अपने में बड़ा मुद्दा है जिसका उत्तर हमको बाद में पता करना पड़ेगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी 2 पहलू हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा पहलू ये है कि इतने बड़े पैमाने पर व्यापक बदलाव के चलते अब पार्टियों के पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं होगा कि दागी नेताओं से किनारा कर साफ छवि के उम्मीदवार चुनाव में उतारे जाएं, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बेहतर संकेत है। इस समय दिल्ली से नीरज कुमार के साथ अजीत प्रताप सिंह।